हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के नोट्स पर। हम हस्तलिखित के नोट्स के माध्यम से राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज राजस्थान भूगोल का तीसरा टॉपिक राजस्थान की नदियाँ हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की नदियों को अपन जल के प्रवाह की दृष्टि से देखें तो तीन भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, एक है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, और एक है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। तो जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं ये लगभग 60% नदियाँ हैं। उसके बाद में लगभग अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियाँ हैं लगभग 16% है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ हैं वो लगभग 24% है। ठीक है। आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदियाँ हैं, यानी घग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़, ये जो नदियाँ हैं ये आंतरिक प्रवाह की हैं। इसके अलावा जो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हैं जिसमें माई, सोहम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी आदि नदियाँ जो हैं ये अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों बंगाल की खाड़ी की ओर जो जल ले जाने वाली नदियाँ हैं वो चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़स, गंभीरी आदि नदियाँ जो हैं ये बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें घग्गर नदी की। घग्गर नदी दोस्तों ये एक बरसाती नदी है। ठीक है। इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के जो शिमला की शिवालिका पहाड़ियों से होता है। इसके बाद में ये हिमाचल से पंजाब में, पंजाब के बाद में हरियाणा में, और हरियाणा में फिर राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले की जो टीबी तहसील है और टीबी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं। उसके बाद में हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर दुर्ग तक जो है आती आती विलुप्त हो जाती है। लेकिन कई बार ज़्यादा वर्षा के कारण ये गंगानगर के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक भी चली जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा भयंकर वर्षा के कारण ये पाकिस्तान के फोर्ट आवास तक भी चली जाती हैं। इस नदी के किनारे दोस्तों कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता भी स्थित है। इसके अलावा घग्गर के कुछ अन्य नाम भी हैं, जिसमें राजस्थान का शोक भी घग्गर नदी को कहा जाता है। और ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि ये कई बार ज़्यादा बरसात के कारण पाकिस्तान तक भी चली जाती है। इसका घग्गर का जो वैदिक नाम है वो सरस्वती मिलता है। इसे नट, मृत नदी और नाली के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर इसमें इसकी जो राजस्थान में है वो लंबाई मिलती है। तो ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की जो है सबसे लंबी नदी है और ये एक महत्वपूर्ण नदी भी है। ठीक है। अब दूसरी नदी की बात करें कांतली नदी की। कांतली नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो खंडेला सीकर से होता है। सीकर के बाद में ये नीम का थाना में प्रवेश करती हैं। उसके बाद में झुंझुनू में, फिर चूरू की सीमा पर ये क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। इस नदी के किनारे सुनारी और गणेश्वर सभ्यता भी है नीम के थाने के अंदर। और पूर्ण भाव की दृष्टि देखिए तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सीधा प्रश्न आ जाए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर है। यदि प्रश्न ऐसा आ जाए कि पूर्ण बाहु की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये अपनी कांतली नदी हो जाएगी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाहु क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो साप और माउत है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बात करें कांकनी, या फिर इसे मसूरदी नदी भी बोल सकते हैं। इसका जो उद्गम है वो जैसलमेर के कोटरी गांव से होता है। आगे चलकर ये जो है बुझ झील में मिल जाती है ये नदी। ये एक बरसाती नदी है। ज़्यादा बरसात के कारण ये कई बार पाकिस्तान के मीठा खाड़ी तक भी चली जाती हैं। आंतरिक प्रवाह की ये सबसे छोटी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी लगभग कुल लंबाई है वो 17 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है। आगे बात करें चौथी नदी की, साबी नदी। साबी नदी का उद्गम जो है श्योर फाड़ी, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण से होता है। जयपुर ग्रामीण के बाद में ये कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, उसके बाद में हरियाणा में ये विलीन हो जाती हैं। इस नदी के किनारे कोटपुतली, बहरोड में जो है जोधपुर सभ्यता भी है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 185 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम सोटा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें रूपारेल नदी की। रूपारेल नदी की उद्गम की बात करें तो उदयनाथ पहाड़ी, थानागजी तहसील अलवर से इसका उद्गम होता है। अलवर के बाद में ये भरतपुर में जाती है और भरतपुर में इस नदी पर सीकरी बांध भी बना हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि सीकरी बांध किस जिले में है, तो भरतपुर जिले में, आपको ध्यान में रखना है। इस नदी को लसवाड़ी वरा नदी भी कहा जाता है। ठीक है। लसवाड़ी वरा नदी किस नदी को कहा जाता है, तो रूपारेल नदी को, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें सामर झील में दो नदी आकर मिलती हैं, एक आती है उत्तर से और एक आती है दक्षिण से। मेंथा और रूपनगढ़ जो हैं ये दोनों अपना जल है सामर झील के अंदर गिराती है। तो बात करते हैं मेंथा नदी की।
मेंथा नदी दोस्तों, इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मनोहरपुरा पहाड़ी जयपुर से होता है। फिर ये डीडवाना कुचामन और फिर बाद में सांबर झील में है वो मिल जाती हैं। इस नदी के किनारे डीडवाना कुचामन में जो लूणवा जैन तीर्थ भी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करें रूपनगढ़ नदी की। रूपनगढ़ नदी जो है इसका उद्गम किशनगढ़ अजमेर से होता है। इसके बाद में ये सांबर झील में गिर जाती हैं। इस नदी के किनारे इस्लामाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की 7 महत्वपूर्ण नदियाँ थी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे वाली कक्षाओं में हम जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं और जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और ये हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। चाहे तो आप साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आपको एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।